दोस्तों, आप एक बार इस दुनिया की भाग दौड़ से अलग होकर रात के आसमान को ऑब्जर्व कीजिए तो आप पाएंगे वहाँ पर 4 बहुत ज़्यादा चमकीले प्लैनेट्स हैं। मेनली 4 बहुत ज़्यादा चमकीले प्लैनेट्स होंगे जो कि मरकरी, विनस, मार्स और जुपिटर होंगे। और इनकी चमक से ज़्यादा शायद ही कोई चीज़ चमकेगी, लेकिन वहाँ पर आपको स्टार्स, सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स और कॉन्स्टलेशंस भी देखने को मिलेंगे। और स्टार्स की बात ही मत कीजिए, वह बिल्कुल इस तरीके से फैले होते हैं जैसे कि एक ब्लैक कारपेट पर ढेर सारे व्हाइट मार्बल्स। और इनकी अब बात ही मत कीजिए, ये इतने दूर होने के बावजूद भी हमें एटलीस्ट इतना छोटा दिख ही जाते हैं कि हम उन्हें नोटिस कर सकें। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जिन भी स्टार्स को आप देख रहे हैं वह सब कुछ हमसे कुछ 100 लाइट ईयर्स के अंदर ही आ जाते हैं। और यह डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी है कि अभी तक हम लोग अपने पूरे लाइफ टाइम में इतना लाइट ईयर को कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर बात करें हमारे सबसे करीबी स्टार की, जो कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, तो इसकी दूरी है हमारे सन से करीब 4 लाइट ईयर। मतलब अगर यहाँ से कोई लाइट प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक जाती है तो उसे पूरे 4 लाइट ईयर लग जाएंगे। और अगर वही हम बात करें अपने सबसे करीबी स्टार की, यानी कि अपने सन की, तो यह हमसे 8 लाइट मिनट दूर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सन से कोई भी लाइट आने में तकरीबन 8 मिनट लगता है। तो इस तरीके से हम सभी लोग हर एक स्टार को लाइट ईयर के डिस्टेंस से मेजर करते हैं। हम सभी जानते हैं कि स्टार फिक्स होते हैं, लेकिन वह भी हमें मूव करते हुए दिखते हैं, क्योंकि हमारी ये धरती भी सूरज के चारों तरफ मूव कर रही होती है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्स भी उसी स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं। 1 मिनट क्या सच में उसी स्पीड के साथ? तो शायद इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि स्टार्स खुद भी हमारे मिल्की वे के सेंटर या फिर कोई भी स्टार अपने गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड मूव करता है। तो इस हिसाब से उसकी स्पीड हर हाल में हमारे धरती की स्पीड से ज़्यादा ही होनी चाहिए, भले ही वो उसका डायरेक्शन धरती के अपोजिट हो। वैसे फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी स्टार्स को हम लोग देख पाते हैं, हम लोग रात को महसूस कर पाते हैं, मतलब हमारी आंखें जिन्हें नोटिस कर पाती हैं, वह हमसे कुछ 100 लाइट ईयर्स के रेडियस में आ जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो कि हमको नहीं दिखते हैं, फिर भी वह एक पार्टिकुलर रीजन में मौजूद होते हैं, जो कि हमारी गैलेक्सी है। हर एक स्टार अपने गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ घूमता है, लेकिन क्या जरूरी नहीं कि हम हर किसी स्टार को नोटिस कर पाएं। और आपको बता दें कि जितने भी स्टार्स को हम सभी देखते हैं वह सभी मौजूद हैं सिर्फ एक बैंड में, एक हैंड में, जो कि है हमारी गैलेक्सी द मिल्की वे। और इसके सेंटर यानी कि जो कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम सेजिटेरियस ए स्टार है, वह सभी उसका चक्कर लगाते हैं, जैसे कि हमारा सन 25 करोड़ साल में एक चक्कर लगा लेता है। मतलब सन ने अपना पिछला रोटेशन तब पूरा किया था जब डायनासोर का धरती पर राज चला करता था। दोस्तों, 70-50 तक कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का यह मानना था कि अगर हम सभी स्टार्स को एक डिस्क लाइक कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं तो इससे हम यह प्रूफ कर देंगे कि हमारी गैलेक्सी स्पाइरल है। और बाद में ऐसा हुआ भी, जब एक जाने माने लेकिन इसको पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस मिलती है 20th सेंचुरी के प्रारंभिक ईयर में। और तब हमारी मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी का एग्जाम्पल बन जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर रुकने वाले थे, अभी हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले थे और बहुत सारी डिस्कवरीज होने वाली थी। तो ऐसे में एक जाने माने अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने हर एक तारे की और हमारी धरती के बीच की डिस्टेंस को निकालने का कोशिश किया। और न सिर्फ वह यहाँ पर रुके, वे और गैलेक्सी के अंदर तक गए। लेकिन दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वह उन्होंने किया तो किया कैसे। तो इसके लिए उन्होंने यह हमें बताया कि कोई भी तारा उसकी अपैरेंट ल्यूमिनोसिटी सिर्फ उसके ब्राइटनेस पर डिपेंड करती है और वह हमसे कितना दूर है, इन 2 बातों पर डिपेंड करती है। मान लीजिए कोई तारे की हमें डिस्टेंस मालूम है तो हम उसकी अपैरेंट ल्यूमिनोसिटी भी मेजर कर सकते हैं। बस हमें एक चीज और मालूम चल जाए और वह है ब्राइटनेस। यह बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम लोगों ने कई सारे इक्वेशन पढ़े हैं जिसमें हमें 3 वेरिएबल में से 2 की वैल्यू दी जाती है और एक फाइंड करना होता है। और एडविन हबल ने ऐसा करके न सिर्फ एक तारे की, 2 तारे की, बल्कि पूरे 9 गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस को मेजर किया। कहीं पर कुछ एजम्पशंस लेकर तो कहीं पर इंफॉर्मेशन के थ्रू। एजम्पशंस कैसे? मान लीजिए हमारा
सूरज यानी कि हमारा सन और धरती के बीच की डिस्टेंस हमें मालूम है, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि उसकी अपेरेंट ल्यूमिनोसिटी कितनी है। तो हम यह एज्यूम कर सकते हैं कि अगर कोई और स्टार किसी और गैलेक्सी में उसी अपेरेंट ल्यूमिनोसिटी के साथ चमक रहा है, तो इससे हम लोग ब्राइटनेस को भी मेजर कर सकते हैं। और अगर हमें ब्राइटनेस मिल जाता है तो हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस तारे की डिस्टेंस हमारी धरती से कितनी है। और ऐसा करके हम कुछ और स्टार्स जो कि उस गैलेक्सी में होंगे उनकी भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर वो सभी अप्रॉक्सीमेटली वेरीफाई हो जाते हैं तो इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उन सभी तारों की डिस्टेंस से हमारी धरती से कितनी है, और इस तरीके से हम पूरी गैलेक्सी की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। चलिए एक बार फिर हम लोग अपनी गैलेक्सी में आते हैं, और हमारी गैलेक्सी की स्पाइरल गैलेक्सी है जिसे हम लोग कहते हैं मिल्की वे। यहाँ पर कई सारे तारे हैं, उसके अलावा इन्होंने कई सारे एजुमेशन भी दिए थे कि ब्रह्मांड में करीब 1 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं, जिनमें 1 लाख करोड़ तारे भी हैं। और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे उन सभी ब्रह्मांड की गैलेक्सी में से एक है, और इन सभी तारों में हमारा सन एक है जो कि एक साधारण एवरेज स्टार है। लेकिन आज हम लोग एरिस्टोटल और टोलोमी के दौर से बाहर आ चुके हैं, जब यह माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूरज इसका चक्कर लगाता है। और जब यह भी माना जाता था कोपरनिकस के टाइम में दैट सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी चीजें इसका चक्कर लगाती हैं। मगर आज हम लोग जानते हैं कि ना तो पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और ना ही सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब भी आप किसी स्टार को देखोगे तो वह हमें एक पिन पॉइंट जितना ही नजर आएगा, इतना छोटा, बिल्कुल सोई की नोक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, इतने छोटे स्टार होने के बावजूद भी, मतलब अर्थ से देखने पर इतना छोटा स्टार हमें दिखता है, तो उसके बाद भी हम यह कैसे बता सकते हैं कि इस स्टार के अंदर कौन कौन से कलर मौजूद हैं? हम यह कैसे बता सकते हैं कि इस स्टार के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं? शायद इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा और इस वीडियो को एक्सटेंड करना होगा। देखिए, न्यूटन ने हमको यह बतलाया था कि कोई भी लाइट जब भी प्रिज्म के थ्रू पास करवाई जाती है, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। तो यह एक ट्रायंगुलर ग्लास शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है। तो जब भी किसी भी लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करवाया जाता है तो वह अपने कंपोनेंट्स में बिखर जाता है। जैसे कि व्हाइट कलर को, यानी कि व्हाइट लाइट को जब भी आप प्रिज्म के थ्रू पास करवाएंगे तो वह 7 रंगों में बिखर जाएगा, जिसे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो कि है वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज और येलो। तो इन 7 रंगों में व्हाइट कलर बिखर जाता है। और यह 7 रंग यानी कि व्हाइट कलर को कौन एमिट किया है? सन। ठीक इसी तरीके से हर एक स्टार अलग अलग कलर को एमिट करता है, मतलब हर एक स्टार के पास डिफरेंट स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन दोस्तों, स्पेक्ट्रम कितना भी डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन रिलेटिव ब्राइटनेस वही होगी जो आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि वह ब्राइटनेस मिले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सन की ब्राइटनेस क्या है, और जब आप उसे स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वही ब्राइटनेस मिलेगी। दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट, वेदर वो ओपेक क्यों ना हो, उसकी भी एक फ्रिक्वेंसी होती है, उसका भी एक स्पेक्ट्रम ज़रूर होगा। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रेड और हॉट है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो उसका भी कोई ना कोई एक स्पेक्ट्रम ज़रूर होगा, और उस स्पेक्ट्रम के थ्रू हम यह बतला सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना होगा। फ्रेंड्स, ऐसा बार बार पाया गया है कि जब भी हम लोग किसी भी स्टार के स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें हर स्टार में कोई ना कोई एक कलर मिसिंग पड़ता है, मतलब कोई कुछ ऐसा कलर जरूर होगा जो कि हम मिस करते हैं, और यह सिर्फ एक स्टार के साथ नहीं, हर एक स्टार के साथ होता है। तो सुनिए, दरअसल हम लोग यह जानते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे में जो कलर मिस रहता है, हम लोग यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सा एलिमेंट होगा। और यह बात सिर्फ अनुमान लगाने की नहीं है, यह बात प्रूव भी हो चुकी है, तो बस कुछ वेरिफिकेशंस मिल जाती हैं। तो ऐसे हम लोग यह भी बता सकते हैं कि उस स्टार के अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है। तो दोस्तों, आइए एक बार हम इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने सीखा। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्स के बारे में डिस्कशन किया कि स्टार क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यह जाना कि गैलेक्सी क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने यह जाना कि एक वास्ट कलेक्शन ऑफ स्टार्स, जिसे हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, लेकिन शर्त है कि वो सभी के सभी स्टार किसी एक पार्टिकुलर कॉमन सेंटर की तरफ चक्कर लगाते रहे, तो हम लोग उस पूरे कलेक्शन को गैलेक्सी कहेंगे। उसके बाद 70-50 का दौर आता है, जब हम लोग यह प्रूव कर लेते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है, और फिर इसे पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस मिलती है 20th सेंचुरी में। फिर हम लोगों ने अपने एरा को एरिस्टोटेलियन एरा से कंपैरिजन किया कि एक ऐसा दौर था जब पृथ्वी को ब्रह्मांड का सेंटर माना जाता था। और फिर हम लोगों ने यह जाना कि किस तरीके से कोपरनिकस ने भी हमें यह बताया था कि हमारा सूरज इस ब्रह्मांड का सेंटर है। लेकिन आज हम लोग यह जानते हैं कि ना तो सूरज ब्रह्मांड का सेंटर है और ना ही पृथ्वी।
उसके बाद हम लोगों ने स्टार्स के कलर के बारे में जाना था, उनके स्पेक्ट्रम के बारे में जाना था। न्यूटन हमको यह बताया था कि एक प्रिज्म, एक ट्रायंगुलर शेप ग्लास जिसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं, वह पूरे के पूरे कलर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है, जैसे कि व्हाइट कलर को या 7 रंगों में डिवाइड कर देता है। साथ ही हम लोगों ने यह भी जाना था कि अगर कोई कलर है जो कि स्पेक्ट्रम में डिवाइड पूरी तरीके से हो जा रहा है, लेकिन स्टार की स्पेक्ट्रम में अगर कोई एक कलर मिसिंग है, तो इसका मतलब यह हुआ हम लोग यह पता लगा सकते हैं कि ऐसा कौन सा एटम उसके अंदर मौजूद है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि एलिमेंट किसी न किसी एक पार्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो यह था एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का पहला पार्ट। इसमें हम लोगों ने सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेन करी है। अगली वीडियो हम लोग यह जानेंगे कि हमारा यूनिवर्स कैसे एक्सपेंड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आती रहे, और तो और आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और हाँ, याद रहे आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। प्लीज शेयर दिस वीडियो इफ यू वांट। हमारी नेक्स्ट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप उसे देखना मिस नहीं कीजिएगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।